प्रश्न, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में पहली बार एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की वैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की, परंतु अंतर्निहित सीमाओं के कारण यह पूर्ण परिसंघीय संविधान स्थापित करने में असमर्थ रहा। अधिनियम की परिसंघीय विशेषताएं। परिसंघीय ढांचे के पक्ष में 1. शक्तियों का त्रिविध विभाजन, 3-fold डिवीजन। विवरण, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। उदाहरण, इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई। संघ सूची 59 विषय, रक्षा विदेश मामले। प्रांतीय सूची 54 विषय, शिक्षा भू राजस्व। और समवर्ती सूची 36 विषय। 2. प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत। विवरण, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें अपने दायरे में स्वतंत्र विधिक पहचान दी गई। उदाहरण, प्रांतों को अपनी सरकार चलाने और प्रांतीय विषयों पर स्वतंत्र कानून बनाने का अधिकार मिला, जिससे कार्यकारी जवाबदेही बढ़ी। 3. परिसंघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना। विवरण, केंद्र और इकाइयों प्रांतों के बीच विधिक विवादों को सुलझाने के लिए एक शीर्ष संस्था का प्रावधान किया गया। उदाहरण, 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो भावी सर्वोच्च न्यायालय का आधार बना। अधिनियम का परिसंघीय ढांचा, फ्लोचार्ट। अखिल भारतीय संघ, प्रस्तावित 11 ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतें। शामिल होना अनिवार्य, शामिल होना स्वैच्छिक, कभी अस्तित्व में नहीं आया। रियासतों के इनकार के कारण, परिसंघीय संविधान न बन पाने के कारण, विषमताएं व सीमाएं। 1. रियासतों की स्वैच्छिक भागीदारी। विवरण, संघ के अस्तित्व में आने के लिए राजाओं का शामिल होना अनिवार्य नहीं था। उदाहरण, हैदराबाद, मैसूर जैसी बड़ी रियासतों ने अपनी संप्रभुता खोने के डर से सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे संघ कागजों पर ही रह गया। 2. गवर्नर जनरल की निरंकुश वीटो शक्तियां। विवरण, केंद्र में वास्तविक लोकतांत्रिक नियंत्रण के स्थान पर ब्रिटिश वायसराय को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थीं। उदाहरण, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, किसी सूची में न होकर गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित थीं, जो परिसंघीय भावना के विपरीत था। 3. बाह्य संप्रभुता का अभाव। विवरण, इस संविधान में संशोधन का अधिकार भारतीय विधायिका को नहीं था। उदाहरण, किसी भी संवैधानिक बदलाव के लिए केवल ब्रिटिश संसद ही संप्रभु संस्था थी, भारतीय जन आकांक्षाएं नहीं। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः 1935 के अधिनियम ने भारत को परिसंघीय ढांचा तो दिया, परंतु संप्रभुता और रियासतों के सहयोग के अभाव में यह एक प्रशासनिक विलेख मात्र बनकर रह गया, न कि एक वास्तविक परिसंघीय संविधान। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार 1935 का अधिनियम एक ऐसे परिसंघ का निर्माण कर रहा था जिसका उद्देश्य भारत को वास्तविक स्वतंत्रता देना नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए रूढ़िवादी रियासतों और लोकतांत्रिक प्रांतों को एक बेमेल गठबंधन में बांधना था। प्रश्न, अर्धन्यायिक, न्यायिकवत निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। अर्धन्यायिक निकाय वे गैर न्यायिक प्रशासनिक या वैधानिक संस्थाएं हैं जिन्हें कानून द्वारा विवादों को सुलझाने, न्याय करने और कुछ मामलों में विधिक निर्णय देने की सीमित शक्तियां प्राप्त होती हैं। अर्धन्यायिक निकाय की मुख्य विशेषताएं। 1. दीवानी न्यायालय की शक्तियां। विवरण, इन निकायों के पास साक्ष्य एकत्र करने और गवाहों को बुलाने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। उदाहरण, सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 के तहत इन्हें समन जारी करने और हल्फनामे पर सबूत मांगने का अधिकार प्राप्त है। 2. प्रक्रियात्मक लचीलापन, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। विवरण, ये पारंपरिक अदालतों की तरह जटिल तकनीकी विधिक प्रक्रियाओं से बंधे नहीं होते। उदाहरण, ये निकाय कड़े साक्ष्य अधिनियम के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर त्वरित और सुलभ निर्णय देते हैं। 3. विशेषज्ञता आधारित न्याय, एक्सपर्टीज बेस्ड जस्टिस। विवरण, इनमें विधिक सदस्यों के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उदाहरण, पर्यावरण, कर या मानवाधिकार जैसे जटिल तकनीकी मामलों को समझने के लिए इनमें विषय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। अर्धन्यायिक निकायों का संरचनात्मक वर्गीकरण, फ्लोचार्ट। अर्धन्यायिक निकाय, अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, नियामक व आयोग जैसे एनजीटी, कैट, एनसीएलटी जैसे एनएचआरसी, सेबी, सीसीआई, विशिष्ट विधिक विवादों का नियम के उल्लंघन और नागरिक त्वरित निपटारा करना। अधिकारों की रक्षा करना। ठोस उदाहरण एवं उनके प्रकार। 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल -एनजीटी। कार्य, ये पर्यावरण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। उदाहरण,
औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर सख्त वित्तीय जुर्माना लगाना और परियोजनाओं पर रोक लगाना इसका प्रमुख अर्धन्यायिक कार्य है। 2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल -कैट कार्य अनुच्छेद 323A के तहत यह लोक सेवकों सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और भर्ती संबंधी विवादों को सुलझाता है। उदाहरण, सिविल सेवकों के सस्पेंशन, ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़े प्रशासनिक विवादों पर यह दीवानी अदालत की तरह अंतिम फैसला सुनाता है। 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन -NHRC कार्य ये देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोक सेवकों द्वारा लापरवाही के मामलों की जांच करता है। उदाहरण, पुलिस हिरासत में हिंसा, कस्टोडियल वायलेंस के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश करना और स्वतः संज्ञान सुओ मोटू लेकर जांच करना। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः अर्धन्यायिक निकाय पारंपरिक अदालतों के बढ़ते बोझ को कम करने, प्रशासनिक जटिलताओं को विशेषज्ञता से सुलझाने और जन सामान्य को त्वरित व सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के अनिवार्य साधन हैं। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। विधि विशेषज्ञ MP जैन के अनुसार तारांकन आधुनिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक कार्यों और न्यायिक निर्णयों के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। अर्धन्यायिक निकाय कार्यपालिका की गतिशीलता और न्यायपालिका की निष्पक्षता का एक व्यावहारिक मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य मानव क्षमताओं के विकास के मूल स्तंभ हैं, जिनके सुदृढ़ीकरण से ही देश का वास्तविक आर्थिक और सामाजिक उत्थान संभव है। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच यह प्रतिपादित करता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य केवल कल्याणकारी सेवाएं नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य को अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाती हैं। वे मानते हैं कि भारत ने उच्च शिक्षा जैसे IIT, IIM पर तो ध्यान दिया, परंतु बुनियादी प्राथमिक शिक्षा और पोषण की घोर अनदेखी की, जिससे व्यापक सामाजिक विषमता पैदा हुई। अमर्त्य सेन का मानव क्षमता विजन फ्लो चार्ट। बुनियादी सामाजिक निवेश, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, साक्षरता और तार्किक सोच, पोषण, प्रतिरक्षा कार्यक्षमता, मानव क्षमता में वृद्धि, स्थायी गरीबी उन्मूलन। स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव। 1. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, अवसंरचना और डिजिटल समावेशन। ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे, शौचालय, बिजली के साथ साथ इंटरनेट और स्मार्ट क्लास को अनिवार्य किया जाए। उदाहरण, PM श्री PMSHRI योजना के तहत देश के प्राथमिक स्कूलों को आधुनिक और तकनीकी रूप से अपग्रेड करना। अध्यापकों की गुणवत्ता और जवाबदेही, रटने की प्रणाली के स्थान पर तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों का नियमित मूल्यांकन और प्रशिक्षण हो। उदाहरण, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना। मातृभाषा में शिक्षा, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए ताकि ड्रॉपआउट दर को न्यूनतम किया जा सके। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुधार, GDP आवंटन में वृद्धि। भारत को अपने स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद GDP के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर कम से कम 2.5 से 3% करना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWC का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण स्तर पर उपकेंद्रों को मजबूत कर वहां डॉक्टरों, जीवन रक्षक दवाओं और नैदानिक डायग्नोस्टिक जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उदाहरण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर ही गैर संचारी रोगों जैसे BP, शुगर की मुफ्त जांच और उपचार। पोषण और आंगनवाड़ी का सुदृढ़ीकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए पोषण अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने का अनिवार्य निवेश है। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस में लिखा है, तारांकन कोई भी देश बुनियादी स्तर पर अपने लोगों को शिक्षित और स्वस्थ किए बिना लंबे समय तक उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए नहीं रख सकता। मानव विकास ही आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। प्रश्न, भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीयकर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। पारंपरिक रूप से भारतीय शासकीय तंत्र गवर्नेंस सिस्टम राज्य केंद्रित रहा है, परंतु समकालीन दौर में नीति निर्माण से लेकर धरातलीय क्रियान्वयन तक गैर राजकीयकर्ताओं नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका अत्यंत व्यापक और निर्णायक हुई है।
कथन के पक्ष में तर्क। गैर राजकीयकर्ताओं की भूमिका सीमित क्यों प्रतीत होती है? 1. संप्रभुता और नीति निर्माण पर राज्य का एकाधिकार। विवरण। भारत में कानून बनाने और अंतिम नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति केवल निर्वाचित विधायिका और कार्यपालिका के पास ही सुरक्षित है। उदाहरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अंतर्राज्यीय विवादों जैसे रणनीतिक मामलों में गैर राजकीयकर्ताओं जैसे नागरिक समाज या कॉरपोरेट का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। 2. कड़े विधिक और नियामक नियंत्रण। विवरण। राज्य अक्सर गैर राजकीयकर्ताओं की स्वायत्तता को कड़े कानूनों के माध्यम से सीमित कर देता है। उदाहरण, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA में किए गए हालिया संशोधनों के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू गैर सरकारी संगठनों NGOs की वित्तीय गतिविधियों और काम करने के दायरे पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ है। कथन के विपक्ष में तर्क। शासकीय तंत्र में गैर राजकीयकर्ताओं की व्यापक भूमिका। फ्लोचार्ट। शासकीय तंत्र में गैर राजकीयकर्ता, नागरिक समाज, NGOs, कॉरपोरेट क्षेत्र, थिंक टैंक्स, अधिकारों की रक्षा और PPP मॉडल और सामाजिक डेटा संचालित नीतिगत सुझाव, धरातलीय क्रियान्वयन, अवसंरचना निर्माण और विमर्श का आधुनिकीकरण। सकारात्मक भूमिका के ठोस उदाहरण। 1. अधिकार आधारित विधिक सुधार। नागरिक समाज। विवरण। भारत के कई ऐतिहासिक और प्रगतिशील कानूनों की रूपरेखा गैर राजकीयकर्ताओं के दबाव और आंदोलनों के कारण ही संभव हो पाई है। उदाहरण, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के संघर्ष ने सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 की नींव रखी, जिसने शासकीय तंत्र में पारदर्शिता को क्रांतिकारी रूप से बढ़ाया। 2. सार्वजनिक निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट एंड मार्केट फोर्सेस। विवरण। बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में निजी क्षेत्र राज्य का अनिवार्य सहयोगी बन चुका है। उदाहरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और बड़े बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट्स जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। 3. नीतिगत विमर्श और विशेषज्ञता, थिंक टैंक्स। विवरण। नीति आयोग के साथ साथ कई निजी व स्वतंत्र थिंक टैंक सरकार को डेटा संचालित अनुसंधान उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR या ORF जैसी संस्थाएं नीतिगत कमियों को उजागर कर शासन सुधार में मदद करती हैं। कंक्लूजन। 25 शब्द। निष्कर्षतः यह कहना अनुचित होगा कि गैर राजकीयकर्ताओं की भूमिका सीमित रही है। आधुनिक न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के युग में वे राज्य के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक सहयोगी हैं। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। लोक प्रशासन विशेषज्ञ मोहित भट्टाचार्य के अनुसार तारांकन आधुनिक शासन गवर्नेंस अब केवल सरकार की एकल विधा नहीं है। ये राज्य, बाजार, मार्केट और नागरिक समाज के बीच का एक नेटवर्क आधारित ताना बाना है, जिसमें गैर राजकीयकर्ता शासन को अधिक उत्तरदायी और समावेशी बनाते हैं। प्रश्न। विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती हैं। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। सरकारी तंत्र की प्रभाविता, इफेक्टिवनेस और जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने तथा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अन्योन्याश्रित इंटरडिपेंडेंट हैं। अन्योन्याश्रित संबंध के प्रमुख आयाम और ठोस उदाहरण। 1. स्थानीय स्तर पर नीति निर्धारण और जवाबदेही। विवरण। जब तक स्थानीय स्तर पर आम जनता नीति निर्धारण और ऑडिट में भाग नहीं लेती, तब तक सरकारी तंत्र पारदर्शी और प्रभावी नहीं हो सकता। उदाहरण, 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थापित ग्राम सभा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन राज्यों में ग्राम सभा की बैठकें नियमित होती हैं, वहां मनरेगा, MGNREGA जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार कम होता है और परिसंपत्तियों का निर्माण अधिक प्रभावी होता है। 2. सेवा वितरण, सर्विस डिलीवरी में पूरकता। विवरण। सरकारी तंत्र केवल ढांचा खड़ा कर सकता है, परंतु उसका वास्तविक और 100% लाभ जनता के सक्रिय सहयोग से ही सुनिश्चित होता है। उदाहरण, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार द्वारा शौचालयों का निर्माण सरकारी तंत्र तब तक निष्प्रभावी था जब तक जनता ने अपने व्यवहार में बदलाव, जन सहभागिता कर खुले में शौच का त्याग नहीं किया। 3. डेटा संचालित सुधार और फीडबैक लूप। विवरण। आधुनिक डिजिटल शासकीय तंत्र में जनता द्वारा दिया गया फीडबैक ही सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में सुधार का आधार बनता है। उदाहरण, माईगोव पोर्टल और सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS के माध्यम से नागरिक सीधे नीतियों पर सुझाव और शिकायतें दर्ज करते हैं, जिससे प्रशासनिक तंत्र अधिक उत्तरदायी बनता है। प्रभाविता और जन सहभागिता का अन्योन्याश्रित चक्र। फ्लो चार्ट। सक्रिय जन सहभागिता, बढ़ता है विश्वास। सामाजिक ऑडिट, फीडबैक, चर्चा,
पारदर्शी एवं उत्तरदायी नीति, प्रभावी सरकारी सेवा वितरण, समय पर एवं भ्रष्टाचार मुक्त। चुनौतियां और इस अन्योन्याश्रितता में बाधाएं। 1. सूचना की विषमता, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। विवरण: कई बार सरकारी तंत्र जटिल नियमों और गोपनीयता के कारण आम जनता को सूचनाओं से दूर रखता है, जिससे सहभागिता सीमित हो जाती है। उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार, आरटीआई के प्रति जागरूकता की कमी के कारण लोग प्रशासनिक कमियों को उजागर नहीं कर पाते। 2. केवल औपचारिक सहभागिता, टोकनिज्म। विवरण: कुछ स्तरों पर जन सहभागिता केवल कागजों या नाममात्र के लिए होती है, जिससे तंत्र प्रभावी नहीं हो पाता। उदाहरण: पंचायतों में महिला आरक्षण के बावजूद व्यावहारिक रूप से सरपंच पति की अवधारणा का सक्रिय होना, जो वास्तविक महिला जन सहभागिता के उद्देश्य को विफल करता है। कंक्लूजन: 25 शब्द। निष्कर्षतः भारत के अमृतकाल में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रशासनिक तंत्र जनता को मूकदर्शक मानने के बजाय विकास का सक्रिय भागीदार बनाए। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड ARC ने अपनी रिपोर्ट नागरिक केंद्रित प्रशासन में स्पष्ट कहा है कि तारांकन प्रशासनिक तंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो जनता के लिए क्या करता है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि वह जनता के साथ मिलकर क्या करता है। जन सहभागिता ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। प्रश्न: क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। 1991 के LPG सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदल दिया। इसके प्रति भारतीय सरकारी तंत्र की अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, शुरुआती दौर में धीमी किंतु क्रमिक रूप से संरचनात्मक और व्यापक रही है। LPG की मांगों के प्रति सरकारी तंत्र की अनुक्रिया और उदाहरण। 1. नियंत्रणकारी राज्य से नियामक राज्य, रेगुलेटरी स्टेट के रूप में परिवर्तन। विवरण: सरकार ने लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्वतंत्र नियामकों का गठन किया। उदाहरण: बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और प्रतिभूति बाजार के नियमन के लिए सेबी को सुदृढ़ किया गया। 2. राजकोषीय और कर संरचना का आधुनिकीकरण। विवरण: वैश्विक बाजारों के साथ तालमेल बिठाने के लिए जटिल कर प्रणालियों को सरल और डिजिटल बनाया गया। उदाहरण: वस्तु एवं सेवा कर GST का क्रियान्वयन और फीरा के स्थान पर अधिक उदार फीमा कानून लाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 3. डिजिटल अवसंरचना और न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट। विवरण: प्रशासनिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी को आत्मसात किया गया। उदाहरण: सहमति अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के माध्यम से बाजार को लोकतांत्रिक बनाना। LPG के प्रति प्रशासनिक अनुक्रिया, फ्लो चार्ट। 1991 के बाद प्रशासनिक प्रतिमान, पैराडाइम शिफ्ट। उदारीकरण L, निजीकरण P, वैश्वीकरण G, डिस्क्रिशनरी पावर की कमी, रणनीतिक विनिवेश, व्यापार सुगमता, ईज ऑफ गवर्नेंस व सरलीकरण, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन डूइंग बिजनेस व वैश्विक मानक। अधिक अनुक्रियाशील रिस्पॉन्सिव होने के लिए सरकार हेतु सुझाव। 1. द्वितीय पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। विवरण: सिविल सेवाओं की कार्यप्रणाली को प्रक्रिया उन्मुख, प्रोसेस ओरिएंटेड से बदलकर परिणाम उन्मुख, आउटकम ओरिएंटेड बनाया जाए। उदाहरण: मिशन कर्मयोगी के माध्यम से लोक सेवकों की क्षमता का निरंतर और बाजार अनुकूल विकास करना। 2. विनियामक पूर्वानुमेयता और नीतिगत स्थिरता, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी। विवरण: विदेशी और घरेलू निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए पूर्वव्यापी करो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसी अनिश्चित नीतियों से पूरी तरह बचा जाए। उदाहरण: श्रम कानूनों को 4 संहिताओं, लेबर कोड्स में समेकित कर श्रम बाजार को अधिक लचीला बनाना। 3. कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा कवच का सुदृढ़ीकरण। विवरण: वैश्वीकरण जनित तकनीकी बदलावों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पैदा होने वाली बेरोजगारी से निपटने के लिए रीस्किलिंग पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण: गिग इकोनॉमी में काम करने वाले अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अनिवार्य करना। कंक्लूजन: 25 शब्द। निष्कर्षतः भारतीय सरकारी तंत्र ने LPG सुधारों के प्रति अनुकूल अनुक्रिया की है, परंतु एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए इसे अपनी नौकरशाही को अधिक फुर्तीला, पारदर्शी और नवाचारी बनाना होगा। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। अर्थशास्त्री बिमल जालान के अनुसार तारांकन 1991 के बाद भारत की आर्थिक नीतियां तो बदल गईं, परंतु हमारा प्रशासनिक तंत्र अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता और लालफीताशाही से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। वास्तविक LPG सुधार तब सफल होंगे जब शासन तंत्र नियंत्रक से पूरी तरह सुविधादाता फैसिलिटेटर बन जाएगा।
प्रश्न। भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। 300 शब्द भूमिका, 25 शब्द। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, परंतु संरचनात्मक बाधाओं के कारण ये अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में आंशिक रूप से ही सफल रहा है। कथन का परीक्षण। स्थानीय स्वशासन प्रभावी साधन साबित क्यों नहीं हुआ? कमियां 1, 3F फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज की भारी कमी। विवरण। राज्यों ने पंचायतों को जिम्मेदारी, कार्य तो सौंप दी, लेकिन वित्तीय अधिकार, फंड और पर्याप्त कर्मचारी नहीं दिए। उदाहरण। अधिकांश पंचायतें कर, टैक्स वसूलने में अक्षम हैं और वे अपनी आय के लिए 95% से अधिक केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों पर निर्भर हैं। 2. नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप और नियंत्रण। विवरण। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारियों का वर्चस्व स्थानीय स्वायत्तता को कमजोर करता है। उदाहरण। जिलाधिकारी डीएम या ब्लॉक विकास अधिकारी बीडीओ के पास कई राज्यों में ग्राम प्रधानों को निलंबित करने या प्रस्तावों को खारिज करने की व्यापक शक्तियां हैं। 3. सामाजिक कुरीतियां और सरपंच पति की अवधारणा। विवरण। महिलाओं को 33%, कई राज्यों में 50% आरक्षण देने के बावजूद व्यावहारिक रूप से सत्ता पुरुषों के हाथ में ही केंद्रित रहती है। उदाहरण। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पतियों या पुरुष रिश्तेदारों द्वारा शासन चलाना, जिसे आम बोलचाल में प्रधान पति या सरपंच पति कहा जाता है। पंचायती राज की संरचनात्मक विफलता और चक्र, फ्लो चार्ट। स्थानीय निकायों की संरचनात्मक सीमा। वित्तीय पंगुता, प्रशासनिक बाधा, कर राजस्व की कमी और पूर्ण नौकरशाही नियंत्रण और कुशल केंद्रीय राज्य अनुदान पर निर्भरता, तकनीकी कर्मचारियों का अभाव, केवल औपचारिक एजेंसी, वास्तविक स्थानीय स्वायत्तता का अभाव। कथन का दूसरा पक्ष। यह पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं है। सफलताएं। राजनीतिक समावेशन। इसने धरातल पर लाखों महिलाओं, अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के नेतृत्व को उभारा है। संकट प्रबंधन। कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय स्तर पर क्वारंटाइन सेंटरों और राहत वितरण के प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही थी। स्थिति में सुधार हेतु व्यावहारिक सुझाव। 1. वित्तीय स्वायत्तता और अनिवार्य कर, टैक्सिंग पावर्स। विवरण। स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के अपने स्रोतों जैसे संपत्ति कर, हाट बाजार शुल्क को अनिवार्य बनाया जाए ताकि उनकी निर्भरता कम हो। उदाहरण। कर्नाटक और केरल मॉडल की तर्ज पर राज्य के कुल बजट का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 30-40%, सीधे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। 2. सरपंच पति प्रथा पर विधिक रोक। विवरण। बैठकों और प्रशासनिक कार्यों में महिला प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की जाए। उल्लंघन पर अयोग्यता का विधिक प्रावधान हो। 3. तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता निर्माण। विवरण। प्रत्येक पंचायत में डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर और कुशल सचिवों की स्थायी नियुक्ति हो। उदाहरण। स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम के माध्यम से ड्रोन मैपिंग कर पंचायतों को संपत्ति कार्ड बनाने और कर संग्रह सुधारने के योग्य बनाना। कंक्लूजन। 25 शब्द। निष्कर्षतः स्थानीय स्वशासन को केवल एजेंसी मानने के बजाय उसे तीसरे स्तर की वास्तविक सरकार बनाना होगा, तभी गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना पूरी तरह साकार हो सकेगा। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। राजनीति विज्ञानी प्रताप भानु मेहता के अनुसार, तारांकन। भारत में विकेंद्रीकरण की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने पंचायतों का सृजन तो कर दिया, परंतु राज्यों ने स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक और वित्तीय शक्ति का त्याग नहीं किया। यही कारण है कि स्थानीय निकाय अभी भी शक्तिहीन बने हुए हैं। प्रश्न। भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 300 शब्द भूमिका, 25 शब्द। वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परीक्षण ऑन एनजेएसी को खारिज करने के पक्ष में तर्क 1। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर आघात। विवरण। न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। उदाहरण। एनजेएसी में कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों, एमिनेंट पर्सन्स की उपस्थिति से न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप का खतरा था। 2. कूट वीटो शक्ति का अंतर्निहित दोष। विवरण। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि आयोग के कोई भी 2 सदस्य असहमत हों तो नियुक्ति नहीं हो सकती थी। उदाहरण। इस नियम से 2 गैर न्यायिक सदस्य मिलकर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के सर्वसम्मत निर्णय को भी वीटो कर सकते थे, जो न्यायिक सर्वोच्चता के विरुद्ध था।
एनजेएसी अधिनियम की संरचना और विटो दोष फ्लोचार्ट। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी। न्यायिक सदस्य 3, विधिक सदस्य 1, प्रतिष्ठित व्यक्ति 2, सीजेआई जोड़ 2, वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री समिति द्वारा चयनित, कोई भी 2 सदस्य वीटो कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक। निर्णय का दूसरा पक्ष, कॉलेजियम की पुनर्बहाली की आलोचना। 1. अपारदर्शिता और भाई भतीजावाद नेपोटिज्म का बना रहना। विवरण। निर्णय के आलोचकों का मानना है कि एनजेएसी को खारिज कर न्यायालय ने जवाबदेही का एक बड़ा अवसर खो दिया। उदाहरण, वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, जजेस अपॉइंटिंग जजेस की एक बंद कमरा प्रक्रिया है जिसमें चयन के मानदंडों की कोई सार्वजनिक पारदर्शिता नहीं है। 2. शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स का असंतुलन। विवरण। लोकतंत्र में नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि की भूमिका पूरी तरह शून्य कर देना संघीय संतुलन को प्रभावित करता है। उदाहरण, विश्व के किसी भी अन्य प्रमुख लोकतंत्र जैसे अमेरिका या यूके में न्यायपालिका को नियुक्तियों पर ऐसा एकतरफा एकाधिकार प्राप्त नहीं है। स्थिति में सुधार हेतु भावी सुझाव। सहमति ज्ञापन एमओयू का आधुनिकीकरण। केंद्र सरकार और कॉलेजियम मिलकर नियुक्ति के लिए योग्यता, पात्रता और विधिक सेवा रिकॉर्ड के पारदर्शी मानक तय करें। न्यायिक नियुक्ति सचिवालय की स्थापना। एक स्वतंत्र प्रशासनिक सचिवालय बनाया जाए जो उम्मीदवारों के नामों की जांच और डेटा संचालित मूल्यांकन में कॉलेजियम की सहायता करे। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विधिक रूप से सही था, परंतु कॉलेजियम की अंतर्निहित अपारदर्शिता को दूर करने के लिए इसमें संस्थागत सुधार अनिवार्य हैं। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। पूर्व न्यायविद उपेंद्र बक्सी के अनुसार तारांकन एनजेएसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्यायपालिका के आत्मसंरक्षण की एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं हो सकता। कॉलेजियम को अपनी चयन प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाना ही होगा। प्रश्न, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए। 300 शब्द भूमिका। 25 शब्द। एक राष्ट्र एक चुनाव सिमल्टेनियस इलेक्शंस की अवधारणा प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय बचत का मार्ग तो प्रशस्त करती है, परंतु ये निरंतर लोकतांत्रिक जवाबदेही के समक्ष गंभीर चुनौतियां भी खड़ी करती है। एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क, अवधि और व्यय का सरलीकरण। 1. चुनावी व्यय में भारी कमी। विवरण। बार बार होने वाले चुनावों से देश के राजस्व और राजनीतिक दलों के कोष पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है जो एक साथ चुनाव से रुक जाएगा। उदाहरण, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बार बार चुनाव होने से सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक मशीनरी के बार बार संचालन का खर्च काफी बढ़ जाता है। 2. नीतिगत निरंतरता और समय की बचत। विवरण। निरंतर चुनावों के कारण लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट विकास कार्यों को बाधित करती है। उदाहरण, देश में साल के कई महीनों तक नीतिगत निर्णय रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से शासन को नीतिगत स्थिरता के लिए पूरे 5 वर्ष मिलेंगे। एक साथ चुनाव का द्वंद्व फ्लोचार्ट। एक साथ चुनाव। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। चुनावी व्यय में भारी कमी, क्षेत्रीय मुद्दों का गौण होना, आचार संहिता से मुक्ति, राष्ट्रीय विमर्श का वर्चस्व, प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही में कमी। जवाबदेही कम होने के पक्ष में तर्क, आलोचनात्मक विमर्श। 1. निरंतर जवाबदेही कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी का कमजोर होना। विवरण। भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में समय समय पर होने वाले राज्य चुनाव सरकार के लिए एक फीडबैक लूप का कार्य करते हैं। उदाहरण, यदि केंद्र सरकार कोई अलोकप्रिय नीति लागू करती है तो आगामी राज्य चुनावों में जनता का जनादेश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने, जैसे भूमि सुधार या कृषि कानून संशोधनों के समय के लिए विवश करता है। 5 वर्ष में केवल एक बार चुनाव होने से यह डर समाप्त हो जाएगा। 2. राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दों का अतिव्यापन। विवरण। एक ही समय चुनाव होने से राष्ट्रीय विमर्श और बड़ी राजनीतिक लहरों के सामने स्थानीय और प्रांतीय मुद्दे पूरी तरह दब जाते हैं। उदाहरण, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% से अधिक संभावना होती है कि मतदाता दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल का चयन करेंगे, जो संघीय विविधता के विपरीत है। 3. संवैधानिक जटिलताएं और कृत्रिम कार्यकाल स्थिरता। विवरण। यदि कोई राज्य सरकार 2 या 3 साल में गिर जाती है तो अविश्वास प्रस्ताव या दलबदल की स्थिति में लोकतांत्रिक जनादेश को 5 साल तक खींचना या राष्ट्रपति शासन लगाना लोकतांत्रिक जवाबदेही का हनन होगा। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः एक साथ चुनाव आर्थिक रूप से आकर्षक अवश्य है,
परंतु इसे लागू करते समय ये ध्यान रखना होगा कि वित्तीय मितव्ययता कभी भी लोकतांत्रिक जवाबदेही की कीमत पर न आए। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। राजनीति विज्ञानी सुहास पलशीकर के अनुसार तारांकन बार बार होने वाले चुनाव भले ही खर्चीले प्रतीत हों, परंतु वे भारतीय मतदाताओं को शासकों पर निरंतर नियंत्रण रखने की शक्ति देते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लोकतंत्र को एक प्रशासनिक औपचारिकता में बदल सकती है, जिससे उसकी जीवंतता प्रभावित होगी। प्रश्न, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? 300 शब्द भूमिका, 25 शब्द। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स विशिष्ट हितों वाले ऐसे संगठन हैं जो स्वयं चुनाव लड़े बिना सरकारी नीतियों, विधायी निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रम को प्रभावित करते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को प्रभावित करने के तरीके। 1. नीति निर्माण और विधिक सुधारों के लिए पैरवी, लॉबिंग। विवरण: ये समूह डेटा, प्रदर्शन और विमर्श के माध्यम से सरकार को कानून बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए विवश करते हैं। उदाहरण: मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने जमीनी संघर्ष से RTI अधिनियम 2005 की नींव रखी। 2. चुनावी राजनीति और टिकट वितरण को प्रभावित करना। विवरण: ये समूह किसी विशेष दल को समर्थन या विरोध की घोषणा कर चुनावी गणित और उम्मीदवारों के चयन को तय करते हैं। उदाहरण: उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खाप पंचायतें या जाति आधारित संघ चुनावों में मतदान के पैटर्न को गहराई से प्रभावित करते हैं। 3. जन आंदोलन और प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। विवरण: जब बातचीत विफल होती है तो ये समूह हड़ताल, घेराव और धरने जैसे शांतिपूर्ण या आक्रामक साधनों का प्रयोग करते हैं। औपचारिक बनाम अनौपचारिक दबाव समूह, फ्लोचार्ट। भारतीय दबाव समूह। औपचारिक दबाव समूह। अनौपचारिक दबाव समूह। पंजीकृत, ढांचागत और दीर्घकालिक। तदर्थ, एडहॉक, तरलीकृत और तात्कालिक। जैसे फिक्की, FICCI, IMA, AITUC। जैसे डिजिटल अभियान, तदर्थ किसान युवा मोर्चे। धीरे धीरे घटती प्रभावशीलता, डिजिटल युग में तीव्र गतिशीलता। अनौपचारिक दबाव समूहों का शक्तिशाली उभार। मूल्यांकन: हाँ, हाल के वर्षों में अनौपचारिक, इनफॉर्मल और तदर्थ एडहॉक दबाव समूह पारंपरिक व्यापारिक या श्रमिक संगठनों फॉर्मल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होकर उभरे हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. डिजिटल लामबंदी और सोशल मीडिया की शक्ति। विवरण: आधुनिक दौर में किसी पंजीकृत संगठन के बिना भी सोशल मीडिया ऑफ एक्स व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए रातों रात एकजुट किया जा सकता है। उदाहरण: #MeToo आंदोलन या निर्भया के बाद हुए स्वतःस्फूर्त जन प्रदर्शनों ने बिना किसी औपचारिक नेतृत्व के सरकार को कड़े कानूनी संशोधन करने पर विवश किया। 2. विकेंद्रीकृत और लचीली संरचना। विवरण: औपचारिक समूहों के विपरीत अनौपचारिक समूहों में कोई कड़ा हाईकमान नहीं होता, जिससे सरकार के लिए इन्हें दबाना या इनसे पारंपरिक तरीके से निपटना कठिन होता है। उदाहरण: हाल के वर्षों में हुए विभिन्न कृषक और छात्र आंदोलनों ने पारंपरिक ट्रेड यूनियनों की तुलना में अधिक तीव्रता से अपनी मांगें मनवाई हैं। 3. दलीय राजनीति से दूरी। विवरण: औपचारिक समूह अक्सर किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, जैसे AITUC का कम्युनिस्टों से जुड़ाव, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। अनौपचारिक समूह विशुद्ध रूप से मुद्दों पर आधारित होते हैं, जिससे उन्हें व्यापक जन समर्थन मिलता है। कंक्लूजन, 25 शब्द। निष्कर्षतः दबाव समूहों ने लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया है। वर्तमान डिजिटल युग में अनौपचारिक समूहों का उभार नागरिक चेतना के लोकतंत्रीकरण का प्रतीक है, जिसे शासकीय तंत्र अनदेखा नहीं कर सकता। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी के अनुसार तारांकन भारतीय राजनीति में दबाव समूह केवल हितों की पैरवी नहीं करते, बल्कि वे समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आकांक्षाओं को राज्य के नीतिगत एजेंडे तक पहुंचाने वाले अनिवार्य माध्यम हैं। अनौपचारिक समूहों का बढ़ना राज्य की कठोरता के प्रति समाज की एक अनुक्रिया है। प्रश्न: जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। 300 शब्द भूमिका, 25 शब्द। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी -पैक, भारतीय संसद की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण वित्तीय संसदीय समिति है, जो कार्यपालिका के वित्तीय आचरण की जांच कर जनता के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में PAC की भूमिका। 1. लोक धन के व्यय की विधिक व तकनीकी जांच। विवरण: समिति यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा जिस कार्य के लिए धन स्वीकृत किया गया था वह उसी पर कानूनी सीमाओं के भीतर खर्च हुआ है या नहीं। उदाहरण: यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों का सूक्ष्म परीक्षण करती है, जिससे सरकारी विभागों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताएं उजागर होती हैं। 2. वित्तीय औचित्य और मितव्ययता का परीक्षण, प्रोप्राइटी ऑडिट। विवरण:
पैक केवल विधिक शुद्धता ही नहीं देखती, बल्कि ये भी जांचती है कि क्या सरकारी धन का उपयोग बुद्धिमत्ता, निष्ठा और अर्थव्यवस्था के साथ किया गया है। उदाहरण, यह कार्यपालिका द्वारा किए गए अपव्यय, फिजूल खर्ची और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों को संसद के माध्यम से जनता के सामने लाती है। 3. दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना। विवरण: परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई सदस्य होता है, जिससे इसकी जांच निष्पक्ष और धारदार बनती है। उदाहरण, समिति के निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, जिससे इसके निष्कर्षों को दलीय राजनीति से परे राष्ट्रीय हित का माना जाता है। पेही कार्यप्रणाली और जवाबदेही चक्र फ्लो चार्ट। जनता का धन, कर राजस्व, कार्यपालिका द्वारा व्यय, CAG द्वारा वित्तीय ऑडिट, लोक लेखा समिति, पैक द्वारा जांच, संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही। समिति की भूमिका की सीमाएं और कमियां। 1. केवल पोस्टमार्टम जांच। विवरण: पैक उस धन की जांच करती है जो पहले ही खर्च किया जा चुका होता है, जिससे ये नुकसान को रोकने में असमर्थ रहती है। उदाहरण, यह नीतिगत स्तर पर व्यय होने से पहले कार्यपालिका को टोक नहीं सकती, जिससे इसकी भूमिका केवल सुधारात्मक रह जाती है। 2. सिफारिशों की गैर बाध्यकारी प्रकृति। विवरण: समिति द्वारा दिए गए सुझाव और निष्कर्ष सरकार के लिए केवल सलाहकारी होते हैं, उन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं है। 3. प्रशासनिक तकनीकी विशेषज्ञों की कमी। विवरण: समिति में संसद सदस्य शामिल होते हैं जो वित्तीय और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ नहीं होते, जिससे वे पूरी तरह CAG की सहायता पर निर्भर रहते हैं। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः, अपनी कतिपय सीमाओं के बावजूद लोक लेखा समिति वित्तीय जवाबदेही का एक सशक्त प्रहरी है, जो कार्यपालिका के निरंकुश वित्तीय व्यवहार पर अंकुश लगाकर करदाताओं के पैसे की रक्षा करती है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। लोक प्रशासन विशेषज्ञ अशोक चंदा के अनुसार, तारांकन लोक लेखा समिति संसद का वो प्रभावी उपकरण है जो नौकरशाही के मनमाने वित्तीय आचरण पर लगाम लगाता है। ये केवल गलतियों को नहीं ढूंढती, बल्कि एक सजग प्रहरी की तरह शासकीय तंत्र में वित्तीय अनुशासन की संस्कृति का निर्माण करती है। प्रश्न: जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा। वॉश योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। वॉश माइनस वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन योजना के तहत जल और स्वच्छता नीतियों की सफलता केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर नहीं, बल्कि सही लाभार्थियों की पहचान को सटीक स्वास्थ्य व सामाजिक परिणामों के साथ जोड़ने पर निर्भर है। लाभार्थी पहचान और प्रत्याशित परिणामों का अंतर्संबंध। परीक्षण 1। महिला केंद्रित लाभार्थी पहचान, राइट एरो, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता परिणाम। विवरण: ग्रामीण क्षेत्रों में पानी लाने का प्राथमिक बोझ महिलाओं पर होता है, अतः नीति में लाभार्थी के रूप में परिवार की महिला को केंद्र में रखना अनिवार्य है। उदाहरण: जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन FHTC देते समय लाभार्थी के रूप में महिलाओं को लक्षित किया गया। इसका प्रत्याशित परिणाम महिलाओं के समय की बचत, जलजनित बीमारियों में कमी और बालिकाओं के स्कूल ड्रॉपआउट दर में गिरावट के रूप में सीधे तौर पर जुड़ा है। 2. वंचित और हाशिए के वर्ग की पहचान, राइट एरो, सामाजिक न्याय और समावेशन परिणाम। विवरण: अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और मलिन बस्तियों स्लम्स में रहने वाले लोग असुरक्षित जल और खराब स्वच्छता से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन, शहरी व ग्रामीण के तहत कम्युनिटी और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में इन वर्गों को प्राथमिकता दी गई। इसका परिणाम केवल शौचालय निर्माण नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की बहाली, छुआछूत का उन्मूलन और खुले में शौच मुक्त ODF+ स्थिति को प्राप्त करना है। 3. संस्थागत लाभार्थी, स्कूल और अस्पताल, राइट एरो, दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन परिणाम। विवरण: बच्चों और मरीजों को लक्षित करने से स्वच्छता नीतियों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण: स्कूलों में वॉश इन स्कूल्स पहलों के तहत छात्र छात्राओं के लिए अलग शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था की गई, जिसका सीधा परिणाम मासिक धर्म स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रबंधन में सुधार और बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना है। वॉश योजना, इनपुट से परिणाम का एकीकरण, फ्लो चार्ट। सटीक लाभार्थी की पहचान, महिलाएं, वंचित वर्ग, स्कूल, अस्पताल, लक्षित नीतिगत इनपुट, नल का जल, सुरक्षित शौचालय, सैनिटरी पैड, प्रत्याशित सामाजिक परिणाम, शिशु मृत्यु दर में कमी, महिला सशक्तिकरण, ODF जोड़। प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में चुनौतियां, डेटा की कमी और गलत समावेशन, इंक्लूजन एरर्स। कई बार वास्तविक हकदार जैसे भूमिहीन या प्रवासी श्रमिक सरकारी पहचान दस्तावेजों के अभाव में स्वच्छ जल और शौचालय सब्सिडी के लाभ से वंचित रह जाते हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान, व्यवहार पर नहीं। शौचालय और नल की पहचान तो हो जाती है,
परंतु पानी की निरंतर आपूर्ति और स्वच्छता आदतों में बदलाव, हाइजीन बिहेवियर के अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः वाश नीतियों का अंतिम मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उसने लक्षित लाभार्थियों के जीवन स्तर को कितना सुधारा है, न कि इस बात से कि कागजों पर कितने नलों या शौचालयों की गिनती पूरी हुई। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार तारांकन वॉश सेवाओं में निवेश किया गया प्रत्येक $1 स्वास्थ्य लागत में कमी और उत्पादकता में वृद्धि के रूप में $4.30 का आर्थिक रिटर्न देता है, बशर्ते ये निवेश सबसे वंचित लाभार्थियों तक सटीक रूप से पहुंचे। प्रश्न: क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों के लिए कल्याण आधारित दृष्टिकोण से हटकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, जो उनके सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण की विधिक नींव रखता है। अधिनियम द्वारा स्थापित प्रभावी सशक्तिकरण और समावेशन की क्रियाविधि। पक्ष में तर्क 1। दिव्यांगता के दायरे और विधिक अधिकारों का विस्तार। विवरण: अधिनियम ने दिव्यांगता की श्रेणियों को बढ़ाकर विशिष्ट लक्षित समूहों को मुख्यधारा में शामिल किया है। उदाहरण: दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस और ऑटिज्म जैसे अदृश्य विकारों को विधिक पहचान देकर उनके अधिकारों का दायरा व्यापक किया गया। 2. शैक्षणिक और रोजगारपरक सशक्तिकरण। विवरण: यह अभीष्ट लाभार्थियों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रत्यक्ष विधिक हकदारी प्रदान करता है। उदाहरण: बेंचमार्क दिव्यांगता 40% या अधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। 3. सुगम्यता और बाधामुक्त वातावरण। विवरण: ये सार्वजनिक परिसंपत्तियों को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए समयबद्ध ढांचा निर्धारित करता है। उदाहरण: सभी सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और डिजिटल वेबसाइटों को सुगम्य भारत अभियान के मानकों के अनुरूप सुलभ बनाना अनिवार्य किया गया है। RPWD अधिनियम 2016 अधिकारों का मॉडल फ्लोचार्ट। PWD अधिनियम 2016 का त्रिविध स्तंभ। विधिक अधिकार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन। 21 दिव्यांगता श्रेणियां, शिक्षा में 5% आरक्षण, सुगम्य बुनियादी ढांचा। विशेष अदालतें, नौकरियों में 4% आरक्षण, भेदभाव मुक्त वातावरण। प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में विद्यमान विषमताएं और चुनौतियां। 1. अवसंरचनात्मक कमियां और धीमी गति। विवरण: विधिक अनिवार्यता के बावजूद धरातल पर सुगम्य वातावरण का निर्माण अत्यंत धीमा है। उदाहरण: अधिकांश रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों, बसों और फुटपाथों पर रैंप, ब्रेल संकेतकों और सुलभ शौचालयों का अभी भी घोर अभाव है। 2. संस्थागत उदासीनता और बजटीय आवंटन की कमी। विवरण: अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और राज्य निधि की व्यवस्था तो है, परंतु योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए बजटीय सहयोग सीमित रहता है। उदाहरण: राज्य दिव्यांगता आयुक्तों के कई पद लंबे समय तक खाली रहते हैं, जिससे शिकायतों का त्वरित निवारण प्रभावित होता है। 3. सामाजिक दृष्टिकोण और जागरूकता का अभाव। विवरण: समाज में दिव्यांगजनों के प्रति आज भी सहानुभूति का भाव है, न कि समानता और गरिमा का। मानसिक स्वास्थ्य विकारों से ग्रस्त दिव्यांगों को आज भी व्यापक सामाजिक कलंक, स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः 2016 का यह अधिनियम कागजों पर एक उत्कृष्ट और प्रगतिशील क्रियाविधि अवश्य सुनिश्चित करता है, परंतु इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और सामाजिक संवेदनशीलता इसे धरातल पर उतारेंगी। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। समाजशास्त्री और अधिकार कार्यकर्ता अमर्त्य सेन के अनुसार तारांकन दिव्यांगता केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये अवसरों की वंचना है जो तब पैदा होती है जब समाज बाधा मुक्त वातावरण देने में विफल रहता है। RPWD अधिनियम एक मजबूत विधिक हथियार है, लेकिन वास्तविक समावेशन के लिए हमें एक समावेशी संस्कृति का निर्माण करना होगा। प्रश्न: अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय सुझाइए। 300 शब्द। भूमिका 25 शब्द। भूख और गरीबी का उन्मूलन सुशासन, गुड गवर्नेंस का प्राथमिक मापदंड है। क्रमिक सरकारों ने विभिन्न कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु संरचनात्मक कमियां आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों की प्रगति का मूल्यांकन। 1. गरीबी उन्मूलन में बहुआयामी प्रगति। विवरण: भारत ने आय आधारित गरीबी के साथ साथ बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है।
उदाहरण, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार पिछले एक दशक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के कारण करोड़ों लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। 2. खाद्य सुरक्षा का विधिक सुदृढ़ीकरण। विवरण: भूख से निपटने के लिए सरकारों ने कल्याणकारी दृष्टिकोण को अधिकार आधारित विधिक गारंटी में बदला है। उदाहरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के माध्यम से देश की लगभग 80 करोड़ से अधिक आबादी को मुफ्त सस्ता खाद्यान्न सुनिश्चित किया गया है। 3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और वित्तीय समावेशन। विवरण: सुशासन के तहत तकनीकी सुधारों ने लीकेज और बिचौलियों को समाप्त कर राहत सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई है। उदाहरण, जनधन आधार मोबाइल त्रिमूर्ति के माध्यम से पेंशन, मनरेगा मजदूरी और PM किसान जैसी निधियां बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे बैंक खातों में पहुंच रही हैं। भूख और गरीबी उन्मूलन का सुशासन चक्र फ्लोचार्ट। सुशासन जनित नीतिगत हस्तक्षेप। विधिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष पोषण, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, त्रिमूर्ति व DBT, पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन, मानव पूंजी का सुदृढ़ीकरण, गरीबी व भूख का स्थायी अंत। विद्यमान संरचनात्मक चुनौतियां और विषमतियां। छिपी हुई भूख हिडन हंगर। कैलोरी आपूर्ति, चावल गेहूं तो सुनिश्चित हुई है, परंतु दालों, मोटे अनाजों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण, स्टंटिंग और एनीमिया की दरें अभी भी ऊंची हैं। क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता। आर्थिक विकास का लाभ सभी राज्यों और समुदायों, विशेषकर SC/ST और भूमिहीन श्रमिकों में समान रूप से वितरित नहीं हो पाया है। सुधार के लिए व्यावहारिक उपाय। 1. सस्टेनेबल कृषि और पोषण सुरक्षा न्यूट्री सीरियल्स। विवरण: सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को केवल गेहूं चावल तक सीमित न रखकर उसमें बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों, मिलेट्स और दालों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। उदाहरण, मध्याह्न भोजन, PM पोषण और आंगनवाड़ियों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक तत्वों को शामिल करना। 2. रोजगार जनित गरीबी निवारण स्किल अपग्रेडेशन। विवरण: केवल सब्सिडी या मुफ्त राशन देने के बजाय गिग इकोनॉमी और ग्रामीण उद्योगों में युवाओं का कौशल विकास स्किलिंग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। 3. सटीक लक्ष्यीकरण और डेटा एकीकरण। विवरण: समावेशन और अपवर्जन की त्रुटियों इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स को दूर करने के लिए गतिशील रियल टाइम डेटा का उपयोग किया जाए। कंक्लूजन 25 शब्द। निष्कर्षतः भूख और गरीबी से निपटने में भारत की प्रगति सराहनीय है, परंतु सुशासन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब लोक लुभावन वितरण से आगे बढ़कर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार तारांकन अकाल या भूख भोजन की कमी से नहीं, बल्कि भोजन प्राप्त करने की अक्षमता एंटाइटलमेंट फेलियर से पैदा होती है। सुशासन का अर्थ केवल खाद्यान्न का भंडारण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की क्रय शक्ति और पोषण क्षमता को सुदृढ़ करना है। प्रश्न: निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। 300 शब्द भूमिका 25 शब्द KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर भाग 3 और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ऐतिहासिक विस्तार किया। पुट्टस्वामी निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों का बहुआयामी विस्तार। 1. अनुच्छेद 21 का क्षितिज विस्तार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। विवरण: न्यायालय ने सर्वसम्मति से माना कि निजता प्राइवेसी कोई अलग अधिकार नहीं है, बल्कि ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का अंतर्निहित हिस्सा है। उदाहरण: इसके तहत व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता बॉडीली ऑटोनॉमी, व्यक्तिगत पसंद जैसे जीवनसाथी चुनना हादिया मामला और अपनी पहचान को गुप्त रखने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिली। 2. सूचनात्मक निजता इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डिजिटल अधिकार। विवरण: डिजिटल युग में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा पर उनके नियंत्रण को मौलिक अधिकार माना गया। उदाहरण: राज्य या कोई निजी संस्था बिना विधिक प्राधिकार के किसी नागरिक के डेटा का संग्रहण या उसका दुरुपयोग नहीं कर सकती। इसी विस्तार ने भावी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण DPDP अधिनियम की विधिक नींव रखी। 3. अनुच्छेद 14 और 19 के साथ अंतर संबंध स्वर्ण त्रिभुज का सुदृढ़ीकरण। विवरण: निजता के विस्तार ने स्थापित किया कि राज्य का कोई भी मनमाना कानून जो निजता का हनन करता है वो समानता अनुच्छेद 14 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 की कसौटी पर भी परखा जाएगा। उदाहरण: समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने नवतेज सिंह जौहर मामला और व्यभिचार अडल्ट्री कानून को रद्द करने जोसेफ शाइन मामला में निजता और समानता के इसी अंतर संबंध का प्रयोग किया गया। निजता के अधिकार का त्रिविध आयाम और विस्तार फ्लोचार्ट। निजता के अधिकार का विस्तार।
स्थानिक निजता, स्पेशल, शारीरिक निजता, बॉडीली, सूचनात्मक निजता, इन्फॉर्मेशनल, घर और निजी स्पेस की, व्यक्तिगत पसंद, विवाह और डिजिटल डेटा, व्यक्तिगत अवैध निगरानी से सुरक्षा, वैवाहिक स्वायत्तता का अधिकार, जानकारी पर संप्रभुता। अधिकारों के विस्तार की सीमाएं। संवैधानिक कसौटी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों का यह विस्तार आत्यंतिक एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य निम्नलिखित 3 शर्तों के आधार पर इस पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। वैधानिकता, लीगैलिटी, इसके लिए एक स्पष्ट कानून होना चाहिए। अपरिहार्यता, नीड, लेजिटिमेट एम, राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा वैध होना चाहिए। आनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी, अधिकार का हनन केवल उतना ही होना चाहिए जितना उद्देश्य प्राप्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक हो। कंक्लूजन, 25 शब्द। निष्कर्षतः पुट्टस्वामी निर्णय ने मौलिक अधिकारों को आधुनिक डिजिटल और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल बनाकर राज्य की दखलंदाजी के विरुद्ध नागरिक संप्रभुता का एक अभेद्य किला तैयार किया है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर के अनुसार तारांकन निजता मनुष्य के अस्तित्व का कोर है। ये गरिमा के साथ जीने के अधिकार का वो हिस्सा है जिसके बिना कोई भी नागरिक अपनी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता। प्रश्न, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता और इसके कारण भी बताइए। 300 शब्द। भूमिका, 25 शब्द। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 विधायी गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग बुलाने का विशेष प्रावधान प्रदान करता है। वे अवसर जब सामान्यतः संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, साधारण विधेयकों या वित्त विधेयकों के संदर्भ में, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच निम्नलिखित 3 परिस्थितियों के कारण विधायी गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। 1. विधेयक का एक सदन द्वारा पारित होकर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया जाना। विवरण, जब एक सदन किसी विधेयक को पास कर दे परंतु दूसरा सदन उसे पूरी तरह नामंजूर कर दे। उदाहरण, वर्ष 1961 का दहेज प्रतिषेध विधेयक इसी आधार पर संयुक्त सत्र में पारित हुआ था। 2. संशोधनों पर अंतिम असहमति। विवरण, जब दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमत हो जाएं। उदाहरण, वर्ष 1978 का बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक दोनों सदनों की असहमति के बाद संयुक्त सत्र द्वारा पारित किया गया था। 3. 6 महीने से अधिक की अवधि बीत जाना। विवरण, जब दूसरा सदन विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने तक उसे बिना पास किए अपने पास रोके रखता है। उदाहरण, वर्ष 2002 का आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा इसी गतिरोध के बाद संयुक्त सत्र में पारित किया गया था। संसद का संयुक्त सत्र। एक दृष्टि में फ्लो चार्ट। अनुच्छेद 108 संयुक्त सत्र। अनुमत अवसर, साधारण वित्त विधेयक। वर्जित अवसर, अपवाद। एक सदन द्वारा अस्वीकार होने पर धन विधेयक। अनुच्छेद 110। 6 महीने तक कोई कार्रवाई न होने पर संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 लोकसभा का संख्याबल वर्चस्व दोनों सदनों की स्वतंत्र संयुक्त सत्र में आसानी से पारित संवैधानिक अनिवार्य स्वीकृति। वे अवसर जब संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता और इसके कारण भारतीय संविधान के तहत 2 अत्यंत महत्वपूर्ण अवसरों पर संयुक्त सत्र बुलाने की सख्त मनाही है। 1. धन विधेयक मनी बिल माइनस अनुच्छेद 110 के मामले में वर्जित अवसर धन विधेयक पर गतिरोध होने पर कोई संयुक्त सत्र नहीं हो सकता। कारण, संविधान धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अनन्य और सर्वोच्च शक्ति देता है। राज्यसभा इसे अधिकतम केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि वो 14 दिनों में इसे वापस नहीं करती तो ये स्वतः पारित मान लिया जाता है। अतः यहाँ गतिरोध की कोई व्यावहारिक स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। 2. संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अनुच्छेद 368 के मामले में वर्जित अवसर यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो तो विधेयक समाप्त हो जाता है। संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। कारण, संविधान संशोधन जैसे गंभीर विषय पर हमारे संविधान निर्माता राज्यों के सदन राज्यसभा की शक्ति को अक्षुण्ण रखना चाहते थे। यदि यहाँ संयुक्त सत्र की अनुमति दी जाती तो लोकसभा अपने भारी संख्याबल के आधार पर राज्यसभा की सहमति के बिना भी संविधान को मनमाने ढंग से बदल सकती थी, जो भारत के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर के सिद्धांतों के प्रतिकूल होता। कंक्लूजन, 25 शब्द। निष्कर्षतः संयुक्त सत्र सामान्य विधायी गतिरोधों को सुलझाने का एक उपयोगी साधन है, परंतु धन और संविधान संशोधन विधेयकों में इसका निषेध संघीय संतुलन और विधायी परिपक्वता को सुरक्षित रखता है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार तारांकन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र का प्रावधान केवल साधारण विधिक गतिरोधों का प्रशासनिक समाधान है।
संविधान संशोधन में इसे वर्जित रखना ये सिद्ध करता है कि भारतीय लोकतंत्र में संघीय संप्रभुता और उच्च सदन की गरिमा को केवल संख्याबल के आधार पर कुचला नहीं जा सकता।